नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के उत्तराखंड दौरे की। आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 12:25 पर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से दोपहर करीब 1 बजे परेड ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी 16 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और साथ ही इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री देहरादून में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। करोड़ों की सौगात उत्तराखंड के लोगों को आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 18,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है और लोकार्पण होना है। और आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया अपने उत्तराखंड दौरे को लेकर। वो ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जुड़ेगा। देहरादून में दोपहर 1 बजे मुझे 18,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करनी है, उद्घाटन और शिलान्यास करना है। सौभाग्य प्राप्त होगा जिसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा समेत कई और प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून। अब 6 घंटे नहीं लगेंगे क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर आपकी दूरी कम करने जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए उत्तराखंड और नजदीक होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रूट से ट्रैवल करते हुए अगर आप भी देहरादून के लिए आए और आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ा तो वाकई में आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस रूट पर लोगों को अमूमन घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। और इसी समस्या को देखते हुए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अब होने जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है। ये कॉरिडोर न सिर्फ कम वक्त में आपको देहरादून पहुंचाएगा, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक रफ्तार और तेज होगी। इस वक्त हम गणेशपुर में मौजूद हैं और गणेशपुर वही एरिया है जहां पर ये 4 लेन यहाँ पर खत्म हो रही है और इसके बाद ही एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। लोग जो लंबे जाम में फंसते हैं मोहंड के एरिया में, वो लोगों को नहीं फंसना पड़ेगा और यहीं से पूरा ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो बनेगा। नेशनल हाईवे 307 से होकर जाने पर सहारनपुर के गणेशपुर से देहरादून की दूरी करीब 60 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से देहरादून की दूरी 280 किलोमीटर है। दिल्ली से आप हाईवे के जरिए गणेशपुर पहुंचेंगे और फिर यहीं से एलिवेटेड रोड पर चढ़ जाएंगे। सहारनपुर से देहरादून के बीच करीब 16 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड होगी, जो आपको हरे भरे रास्ते का दिव्य दर्शन कराते हुए देहरादून पहुंचाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनेगा, जिसके लिए पिछले दिनों सरकार ने 2095 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच, बहादुराबाद और सहारनपुर के हलगोआ के बीच के एरिया में होगा। 51 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड पर 6 इंटरचेंज, 4 फ्लाईओवर, 6 पुल, 10 माइनर, 2 रेलवे ओवरब्रिज और 10 वीयूपी होंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है, ये गणेशपुर जहाँ तक 4 लेन आपका खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके डाटकाली तक बनेगा। उसके आगे देहरादून का एक पैकेज और है, वो बनने जा रहा है। और इससे सबसे बड़ा फायदा जो आम नागरिक को होगा, इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तराखंड की इकोनॉमी को बूम मिलने की संभावना है, इसलिए इसे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम भी दिया गया है। पुरानी सड़कों को नहीं छेड़ा जाएगा, बगल से होकर एलिवेटेड रोड जाएगा, यानी एक तरह से जंगल से गुजरने वाली नदी के ऊपर ही एलिवेटेड रोड बनेगा। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे को 2024 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तैयार होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ 210 किलोमीटर रह जाएगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। दिल्ली दून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर,
बागपत, मेरठ और बड़ौद की कनेक्टिविटी के लिए 7 इंटरचेंज होंगे। एक्सप्रेसवे 4 फेज में डेवलप किया जाएगा। तीसरे फेज में सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के बीच 40 किलोमीटर बनाया जाएगा। चौथे फेज में गणेशपुर से आगे देहरादून तक निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 19 किलोमीटर होगी। गणेशपुर से देहरादून के बीच एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से होकर गुजरेगा। देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग होगी। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक के तौर पर विकसित करने की योजना है। उत्तराखंड के इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के तहत ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा पर एक पुल बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो देहरादून के लोगों को इंतजार है इस शिलान्यास का। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। सीएम योगी महाराणा शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद होंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अनुराग ठाकुर कौशाम्बी में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गोरक्षनाथ मंदिर भी पहुंचे। उन्होंने बाबा गोरक्षनाथ को प्रणाम किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें कल की हम आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है सीएम का गोरखपुर दौरे का और आज के कार्यक्रम में भी अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री मौजूद होंगे। अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी है वाले बयान पर सियासत अभी थमी भी नहीं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक और चुनावी सीजन में एक और ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी तूफान मचना तय है। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजात दिलाई है। अब किसी के जमीन पर कब्जा नहीं होता, अपहरण नहीं होते, आपके घरों पर चढ़कर कोई धमाका नहीं करता है, नहीं कर सकता है। ये वो तमाम बयान है केशव प्रसाद मौर्य के। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जालीदार टोपी और लुंगी वालों से निजात दिलाई है, तो इस बयान पर, इस लाइन पर बवाल मचना तय है। पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। और यूपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया और कहा कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे एजेंडे में है। मथुरा हमारे आराध्य श्री कृष्ण की भूमि है और उसके लिए हम हर तरह की बलि को तैयार हैं। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है। तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण। इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। और इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आपकी मथुरा वाले बयान पर ही कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि केशव मौर्य और उनकी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। कांग्रेस पहले इंसान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गणेश वंदना भी सुनाई। देखिए साहब, हम सबकी इज्जत करते हैं। क्यों? जहां एक तरफ हम ये कहते हैं
कोई काम शुरू करते हैं तो कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो दूसरी तरफ श्री गणेश किया जाता है, यानी गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननम भूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फलचारु बच्चड़म उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहाँ से बात कर रहे भाई? ये भाजपा और केशव मौर्य जी कहाँ से आप बात कर रहे भाई? हम सबका सम्मान करते हैं। इधर बुंदेलखंड में आज समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का समापन हो गया। ललितपुर के बाद यात्रा लेकर झांसी पहुंचे अखिलेश यादव ने चिरगांव में रैली की, कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का रोल नहीं पता है, जनता उन्हें नकार देगी, हो सकता है उनकी गिनती भी शून्य हो जाए। तो लगातार कांग्रेस पर हमला, एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रियंका गांधी कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस बार और बीएसपी के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी का मुझे रोल नहीं पता है, लेकिन जनता निकाल देगी, नकार देगी जनता। दूसरों के लिए कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे सर? नहीं, जनता नकार देगी, हो सकता है उनकी गिनती शून्य हो जाए। तो खुलकर कांग्रेस पर हमला अखिलेश यादव का, और इससे पहले ममता बनर्जी जो कि अखिलेश यादव का समर्थन कर रही हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद खबर वाराणसी से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रामभद्राचार्य का बड़ा बयान आया। रामभद्राचार्य ने कहा कि काशी और मथुरा के लिए अभी इंतजार करेंगे, 1 साल के भीतर ही मथुरा में मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। अब काशी और मथुरा के लिए आप प्रतीक्षा करें, वो भी होगा, शीघ्र होगा। कब तक क्या, बस विद इन 1 ईयर। उधर कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। हत्या की वारदात इंदिरा नगर के डिवनिटी अपार्टमेंट में हुई है। पेशे से डॉक्टर सुशील पर अपनी पत्नी 2 बच्चों की हत्या का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी ने अपने भाई सुनील को मैसेज भेजा जिसमें उसने हत्या का जिक्र किया था। मैसेज मिलते ही सुनील फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। कमरे में भाभी और 2 बच्चों के शव थे। सुनील ने पुलिस को जानकारी दी। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस को मौके से एक डायरी भी मिली है जिसमें हत्या और कई दूसरी बातें लिखी हुई हैं। डॉक्टर सुशील के घर में एक मर्डर की सूचना हमें मिली थी। जब हम यहाँ पे सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और मौके पे जब हमने देखा तो यहाँ पे एक महिला, उनके पुत्र और पुत्री का लाश मतलब डेड बॉडीज पड़े हुए थे। और उसी समय पे उनके जो बड़े भाई डॉक्टर सुनील को डॉक्टर सुशील ने व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा था। उन्होंने हमें दिखाया, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हम डिप्रेशन के में ऐसे डॉट 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 कुछ किया है और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। कानपुर के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन परिसर में 2 संदिग्ध युवक घुस गए जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने इनके पास से डीआरडीओ का फर्जी नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र जब्त किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हिरासत में लिए गए दोनों युवक केरल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन्हें ना तो हिंदी आती है ना ही अंग्रेजी। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि ये लोग किस वजह से डीआरडीओ संस्थान में पहुंचे थे और क्या इनका इरादा था। उसमें 2 व्यक्ति थे जो आई कार्ड के साथ में प्रवेश करना चाह रहे थे। तो जो वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, तो उनको थोड़ा शक हुआ। तो जब उन्होंने वेरीफाई किया तो वो जो आईडी से वो फेक निकले हैं, तो उन्होंने थाने पे सूचना दी और वो 2 व्यक्तियों को थाने पे लाया गया। उनकी वेरिफिकेशन भी कराई गई। एलआईयू से लोकल और भी इंटेलिजेंस एजेंसी से भी उसकी वेरिफिकेशन कराया गया है। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की तरफ से एक तहरीर भी प्राप्त है, उस पर एक मुकदमा भी लिखा गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के रक्षा प्रतिष्ठान DSRDO ने 2 संदिग्ध को उस वक्त वहां के लेफ्टिनेंट कर्नल ने दबोचा जब वो आई कार्ड लेके ज्वाइनिंग लेने पहुंच गए। जब उनसे कड़े से पूछताछ हुई तो वो टूट गए और उन्होंने ये बताया कि आई कार्ड उनको किसी ने दिया है, क्योंकि वो मलयालम भाषा बोल रहे थे। इसलिए अधिकारी
सेना के और ना ही पुलिस के अधिकारी समझ पा रहे। उसके बाद से आप देख सकते हैं सब मैं कोतवाली में खड़ा हूँ, कैसे पुलिस के, चाहे बात की जाए इंस्पेक्टर की, एसीपी की, यहाँ के एडिशनल डीसीपी की और डीसीपी, सब लोग उनसे पूछताछ करें क्योंकि केरला के ये 2 युवक आर्मी के इस प्रतिष्ठान, रक्षा प्रतिष्ठान में किस उद्देश्य से पहुंचे थे, किसने उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, ये आई कार्ड कहाँ से इशू हुआ, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पे से पर्दा उठना अभी बाकी है। पिछले कई घंटों से पूछताछ हो रही है क्योंकि भाषा उनकी नहीं समझी जाती है, इसलिए इंटरप्रेटर बुलाया गया जो उनके भाषण को बताया गया है। लेकिन जो अभी तक निष्कर्ष निकल के आया है कि ये केरला के निवासी हैं और आई कार्ड इन्हें गाजियाबाद से इशू करके मिला था। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो ये मामला संदिग्ध और सचेत करने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी हैं।